हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड जो था वो 1206 से लेकर 1526 तक था। और इस पीरियड को सल्तनत पीरियड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वाला जो पीरियड था इस टाइम पर सारी मुस्लिम डायनेस्टीज़ ने रूल किया था इंडिया के ऊपर। और उर्दू में रूलर को सुल्तान बोला जाता है, तो इस टाइम पीरियड को सल्तनत पीरियड बोला जाता है। The defeat of Prithviraj Chauhan in the Second Battle of Tehran in 1192 by Shahabuddin Muhammad Ghori initiated an era of Muslim rule in India. The sudden death of Muhammad Ghori in 1206 and his failure to specify succession procedures brought his three slaves, Tazaddindiz, Nasiruddin Kubacha and Kutubuddin Aibak against each other. अब हमने पढ़ा है पहले भी कि पृथ्वीराज चौहान जब हार गए थे 1192 में मोहम्मद गौरी से, तो उससे मुस्लिम रूल की इस इंडिया में स्टार्टिंग हुई थी। और फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी जो हैं वो अचानक ही डेथ हो गई उनकी 1206 में। उनको मार दिया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तो वो डेथ एकदम अचानक हुई थी, मतलब नोबडी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उन्होंने अपना सक्सेशन प्रोसीजर जो है वो भी अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया था। दैट इज़ अब उनके बाद कौन रूल करेगा या किस प्रोसीजर से नेक्स्ट सुल्तान को चुना जाएगा, इसका कोई भी प्रोसीजर उन्होंने अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया था। तो इससे क्या हुआ, उनके पास उनके ना 3 स्लेव्स थे। एक तजद्दिंदिज, नसीरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तीनों स्लेव्स जो थे, अब ये तीनों आपस में लड़ने लगे फॉर द थ्रोन कि कौन अब थ्रोन पे बैठेगा। तो ये तीनों आपस में फाइट करने लगे कि तीनों ये क्लेम कर रहे थे कि नेक्स्ट रूलर जो है वो उसको होना चाहिए। The period between 1206 and 1526 in the Indian history is known as the period of the Sultan rulers. During this period, rulers belonging to 5 different dynasties sat on the throne of Delhi. और जो ये पीरियड है 1206 से लेकर 1526 तक, ये इंडियन हिस्ट्री में इसको बोला जाता है पीरियड ऑफ सुल्तान रूलर्स या फिर द सल्तनत पीरियड। और इस टाइम पर 5 अलग अलग वंशों ने, 5 अलग अलग डायनेस्टीज़ ने रूल किया था। वो 5 अलग अलग डायनेस्टीज़ से जो किंग्स सुल्तान बने थे और दिल्ली पर उन्होंने राज किया था। अब ये 5 डायनेस्टीज़ कौन सी थी, तो इसका ये पूरा एक कंप्लीट चार्ट है। जो दिल्ली सल्तनत था वहाँ पर 5 डायनेस्टीज़ ने राज किया था। पहली थी स्लेव डायनेस्टी, दूसरी थी खलजी डायनेस्टी, तीसरी थी तुगलक डायनेस्टी, चौथी थी सईद डायनेस्टी और 5वीं थी लोधी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी जो थी वो 1206 से 1290 तक थी। फिर खलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 तक राज किया। फिर तुगलक डायनेस्टी ने 1320 से 1414 तक शासन किया। और फिर सईद डायनेस्टी आई 1414 में, उन्होंने 1451 तक शासन किया। और फिर उसके बाद लोधी डायनेस्टी आई जिन्होंने 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया। तो स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से सुल्तान हुए, तो स्लेव डायनेस्टी जो थी उसमें सबसे पहले आए कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद रज़िया सुल्तान, फिर नसीरुद्दीन महमूद और फिर घियासुद्दीन बलबन। फिर उसके बाद आई खलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में थे जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद खुसरो मलिक। उसके बाद आई तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट किया था घियासुद्दीन तुगलक ने और फिर उसको आगे बढ़ाया मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने। फिर उसके बाद आई सईद डायनेस्टी। सईद डायनेस्टी जो थी इसमें थे खिज़्र खान सैयद, फिर उसके बाद आए मुबारक शाह सैयद, उसके बाद आए मोहम्मद शाह सैयद और उसके बाद आए अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। फिर उसके बाद लोधी वंश की शुरुआत हुई। तो लोधी वंश में सबसे पहले थे बहलूल लोधी, उसके बाद आए सिकंदर लोधी और फिर उसके बाद आए इब्राहिम लोधी। फिर इब्राहिम लोधी के बाद जो है वो मुग़ल शासक आ गए थे। इब्राहिम लोधी को हराया था बाबर ने, तो उससे फिर मुग़ल शासन की शुरुआत हुई थी और ये सल्तनत पीरियड जो है वो उस टाइम ख़त्म हुआ था। सोर्सेज, अब कौन से सोर्सेज है जिनसे हमको सल्तनत पीरियड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है।
The most valuable sources of information for this period are the travelogues and the court chronicles. जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेस है इन्फॉर्मेशन के वो हैं ट्रैवलॉग्स और कोर्ट के क्रॉनिकल्स. जो उस टाइम पर जो ट्रैवलर आए थे और उन्होंने पूरा अपना जो भी एक्सपीरियंस था उसको पूरा नोट डाउन किया था, तो उसको बोला जाता है ट्रैवलॉग. तो वो ट्रैवलॉग्स है हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. और दूसरा कोर्ट क्रॉनिकल्स. कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी उसको पूरा क्रॉनिकलर्स होते थे जो उसको पूरा लिखते थे कि आज कोर्ट में क्या हुआ, क्या फैसले सुनाए गए, क्या ऑर्डर्स दिए गए, क्या फरमान जारी किए गए. ये सब इंफॉर्मेशन जो है उसमें नोट डाउन की जाती थी. तो इन दोनों से हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. Ibn Battuta and Marco Polo visited India and wrote about the conditions during that time. Ziauddin Barani, Shams-e-Siraz Afif and Minhaj-us-Siraz gave a detailed account of court proceedings and details about the personal and public life of the sultans. Other important sources that tell us about this period are many monuments, coins and inscriptions that still exist. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रैवलॉग्स जो हैं वो दो हैं. एक इब्न बतूता ने लिखा है और दूसरा मार्को पोलो ने लिखा था. इन दोनों ने इंडिया को विज़िट किया था और उस टाइम पर कैसी कंडीशंस थी वो सब उन्होंने लिखा था. और 3 क्रॉनिकलर्स थे, ज़ियाउद्दीन बारानी, शम्स-ए-सिराज अफीफ और मिन्हाज-उस-सिराज. इन तीनों ने पूरा कोर्ट के क्रॉनिकल्स लिखे थे और जिससे हमको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसे प्रोसीडिंग्स होती थी, क्या पर्सनल और पब्लिक लाइफ होती थी सुल्तान की, कैसे वो बिहेव करता था, कैसा वहाँ का कल्चर होता था, वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं. उसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज एज यूजुअल जो हिस्ट्री में होते हैं, तो मॉन्यूमेंट से हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कॉइन से इन्फॉर्मेशन मिलती है, इंस्क्रिप्शन से इन्फॉर्मेशन मिलती है. और ये सब मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं. द ममलुक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी 1206 to 1290. अब जो सबसे पहली डायनेस्टी थी जिसने शासन किया सल्तनत पीरियड में वो थी स्लेव डायनेस्टी और उसको ममलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है. ये स्टार्ट हुआ था 1206 में और ये इस डायनेस्टी का अंत हुआ था 1290 में. The rulers belonging to this dynasty are generally known as the slave rulers or the Mamluk sultans because all the Muslim rulers that ascended the throne of Delhi after the death of Muhammad Ghori in 1206 till 1290 were either themselves slaves or the slaves of their predecessors or descendants of these slave rulers. अब जितने भी रूलर्स हैं जो इस डायनेस्टी के थे उनको या तो स्लेव रूलर बोला जाता है या ममलुक सुल्तान बोला जाता है. तो अब स्लेव रूलर क्या होता है? स्लेव मतलब होता है गुलाम और रूलर मतलब होता है बादशाह. तो ऐसा क्यों होता है कि इन बादशाहों को गुलाम बादशाह बोला जाता है? तो ऐसा इसलिए है कि जो भी सुल्तान बने थे इस टाइम पीरियड में, जिन्होंने भी रूल किया था, वो सब पहले कभी ना कभी स्लेव्स रहे थे. या तो वो प्रेजेंट जो सुल्तान था उसके स्लेव रहे या उसके पहले वाले सुल्तान के वो स्लेव रहे या उनके जो उनके फादर थे वो स्लेव रहे. तो कहीं ना कहीं ये हमेशा स्लेव रहे थे और स्लेव रहने के बाद उसके बाद वो रूलर बने थे, तो इसलिए उनको स्लेव रूलर बोला जाता है. कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210. अब सबसे पहला जो शासक था स्लेव डायनेस्टी का वो था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने शासन किया था 1206 से लेकर 1210 तक. Muhammad Ghori left his slave Qutbuddin Aibak in charge of the territories he had conquered. So after his death, Aibak became the master of Hindustan and founded the slave dynasty in 1206. Aibak was a kind-hearted king and for his generosity he was given the title of Lakh Baksh, giver of lakhs. अब मोहम्मद गौरी जो था वो उसने जब इंडिया में बहुत सारी टेरिटरीज़ को अपना बना लिया था तो उसने क्या किया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन जो था उसका स्लेव था, उसको उसने इंचार्ज बना लिया इन टेरिटरीज़ का. और फिर उसके बाद जब डेथ हो गई मोहम्मद गौरी की, जब डेथ हो गई तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने अपने आप को रूलर घोषित कर दिया और उसने स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी 1206 में.
कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बहुत काइंड हार्टेड किंग था और उसको हमेशा उसकी जेनरोसिटी के लिए, मतलब उसके दयालु हृदय के लिए जाना जाता था, कि मतलब वो बहुत परोपकारी था, बहुत दयालु था। और उसको एक टाइटल भी दिया गया था लक बख्श, गिवर ऑफ लैक्स, मतलब उससे जो भी मांगो वो हमेशा प्रोवाइड करता था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 टू 1236। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया शमसुद्दीन इल्तुतमिश। उसने शासन किया 1211 से 1236 तक। Shamsuddin Iltutmish was a slave of Qutbuddin Aibak. He occupied the throne of Delhi in 1211. He was a very capable ruler and is regarded as the real founder of the Delhi Sultanate. अब शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, उसका गुलाम था, और उसने 1211 में दिल्ली का थ्रोन ऑक्यूपाई किया, मतलब वो गद्दी पर बैठा 1211 में, और वो बहुत ही अच्छा रूलर था और उसको रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। मतलब ये बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत जो था उसकी फाउंडेशन उसी ने रखी थी। He protected Delhi Sultanate's northwest frontiers from the wrath of Genghis Khan, the Mongol leader, by refusing shelter to Khwarizm Shah, whom Genghis Khan was chasing. He put down the rebellions within the empire and expanded his empire up to Bengal. He destroyed the power of the Rajput princes and brought the whole of North India under his control. He made Delhi the capital in place of Lahore. अब उसके बाद जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था उसने दिल्ली सल्तनत को प्रोटेक्ट किया था। प्रोटेक्ट कैसे किया था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स की तरफ अगर देखें तो उस टाइम मंगोल का जो लीडर था चेंगिस खान, वो ख्वारिज़्म शाह का पीछा कर रहा था, मतलब उसको चेस कर रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था, और ख्वारिज़्म शाह जो था उसने शेल्टर मांगा था शमसुद्दीन इल्तुतमिश से। उससे उसने रिक्वेस्ट की थी कि वो उसको बचा ले, लेकिन जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था उसने ख्वारिज़्म शाह को मना कर दिया, और इस तरह से उसने चेंगिस खान से जो नॉर्दर्न बॉर्डर थी, नॉर्थ वेस्ट की बॉर्डर थी, उसको उस दिल्ली को सेव किया था। और उसके शासनकाल में अगर किसी ने भी रिबेल किया, मतलब किसी ने भी अगर उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश की, तो उसने उसको काफ़ी कंट्रोल किया और उसने अपना एम्पायर जो है उसने बंगाल तक एक्सपांड किया, और जो राजपूत प्रिंस थे उस टाइम के उनको ख़त्म किया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, और इससे पूरा जो नॉर्थ वाला एरिया था वो उसने अपने कंट्रोल में ले लिया था। और पहले कैपिटल जो है वो लाहौर हुआ करती थी, और फिर उसने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था। Iltutmish had many sons, but he considered none of them to be an able successor and named Razia his daughter as the next Sultan of Delhi. तो और इल्तुतमिश के बेटे थे बहुत सारे, लेकिन उसको कोई भी ऐसा नहीं लगा था कि जो राजगद्दी को अच्छे से संभाल पाएगा, और उसकी जो बेटी थी वो बहुत कैपेबल थी, तो उसने अपनी बेटी को नेक्स्ट सुल्तान घोषित किया था। उसकी बेटी का नाम था रजिया सुल्तान 1236 टू 1240। अब रजिया सुल्तान जो थी उसने शासन किया था 1236 से 1240 तक। Though Iltutmish had nominated his daughter Razia as his successor to the throne, the nobles placed Rukhuddin Firoz Shah on the throne. However, Rukhuddin Firoz Shah spent his time in revelry and pleasures, ignoring the administration of the empire. Razia ascended the throne with the support of the people of the city. तो इल्तुतमिश जो था उसने हालांकि बोल दिया था कि उसकी बेटी जो है रजिया वो अगली सुल्तान बनेगी, लेकिन जो उस कोर्ट के जो बाकी लोग थे, जो बाकी इम्पोर्टेंट लोग थे, उन्होंने इस बात को नहीं माना कि कोई लेडी जो है वो नेक्स्ट सुल्तान बनेगी और उनके ऊपर शासन करेगी। तो उन्होंने क्या किया, जो शमसुद्दीन का बेटा था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा था, उसका नाम था रुखुद्दीन फिरोज शाह, उसको अगला सुल्तान बना दिया। लेकिन जो रुखुद्दीन फिरोज शाह था उसको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई काम नहीं था, उसको एम्पायर से कोई मतलब नहीं था। उसने क्या किया, वो सिर्फ अपनी बस राजा बनने के बाद उसको जो प्लेजर्स मिले थे, जो उसको एकदम शाही खजाना मिल गया और बहुत सारी चीज़ें जिनको वो एंजॉय कर सकता था, उसने पूरा टाइम बस सिर्फ वो एंजॉय करने में गंवा दिया, और शासन की तरफ उसने बिल्कुल कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तो फिर रजिया ने
थ्रोन ले लिया, उसको सपोर्ट किया था लोगों ने, जो शहर के लोग थे उनके सपोर्ट से उसने राजगद्दी अपने कब्जे में कर ली। रज़िया was the first and only Muslim lady who ever ruled India. However, the Pathan nobles regarded it below their dignity to pay obeisance to a woman. Razia had all the qualities to rule Delhi Sultanate, but she was a woman, which was her greatest disqualification to rule. The nobles plotted against her and deposed her in 1240. Razia was murdered soon after. तो रज़िया जो थी वो पहली लेडी थी जिसने इंडिया पे रूल किया था, और वो अकेली एक मुस्लिम महिला थी जिसने इंडिया के ऊपर रूल किया था। हालांकि जो पठान नोबल्स थे उनको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। उनको ऐसा लगता था कि वो क्या अब एक औरत उनके ऊपर शासन करेगी। उनको ये चीज़ जो है वो बहुत बुरी लगती थी, उनके ईगो पे आता था। तो हालांकि रज़िया में सारी क्वालिटीज़ थी दिल्ली सल्तनत पे राज करने की, लेकिन क्योंकि वो एक वुमन थी तो वो उनकी सबसे बड़ी डिसक्वालिफिकेशन बन गई थी कि वो शासन नहीं कर सकती थी बीइंग अ वुमन। तो जितने भी उस टाइम पर बड़े बड़े उनके कोर्टियर्स थे, नोबल लोग थे, जो जिन इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उन्होंने क्या किया, उसके अगेंस्ट प्लॉट किया, मतलब उसके अगेंस्ट षड्यंत्र रचा और उसको राजगद्दी से हटा दिया। और 1240 में उन्होंने उसको राजगद्दी से हटाया और उसके बाद जल्दी फिर उसको मार भी दिया। Period 1240 to 1260. After the death of Razia Sultan and before the ascent of Balban to the throne, several rulers came to power, but none of them could make an impact. Nasiruddin Muhammad, an Iltutmish descendant, ruled from 1246 to 1266, but he was also only a puppet of powerful nobles who wielded the real power. फिर रज़िया सुल्तान की डेथ के बाद जो 1240 से लेकर 1266 तक का जो पीरियड था उसमें बहुत सारे रूलर्स आए तो सही, लेकिन कोई भी उतना पावरफुल नहीं था कि वो शासन को संभाल सकता। उसमें एक था नसीरुद्दीन महमूद। तो नसीरुद्दीन महमूद जो था वो उसने शासन तो किया 1246 से लेकर 1266 तक। हालांकि उसने 20 साल तक शासन किया, लेकिन वो एक इफेक्टिव रूलर नहीं था। वो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम के जो पावरफुल लोग थे, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, सिर्फ उनके हाथ की वो पपेट था, एक कठपुतली था। जैसा वो कहते थे वैसा वो कर देता था। उसका पास अपने पास कोई पावर नहीं थी। पावर जो थी वो सारी इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास थी, रिच लोगों के पास, नोबल्स के पास थी। घियासुद्दीन बलबल 1266 to 1286। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आया वो आया घियासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से लेकर 1286 तक शासन किया। घियासुद्दीन बलबन, द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, असेंडेड द थ्रोन इन February 1266. An important noble since the reign of Iltutmish, he had been ruling in proxy during the time of Nasiruddin Mahmud. He created a strong centralized army to deal with internal disturbances and to check the Mongols who were posing a serious danger to Delhi Sultanate. To keep himself well informed, Balban appointed spies. अब घियासुद्दीन बलबन जो था वो मोस्ट पावरफुल रूलर था स्लेव डायनेस्टी का। सबसे ज़्यादा पावरफुल जो था वो बलबन ही था। तो उसने थ्रोन असेंड किया था 1266 में, लेकिन उसने गद्दी पे भले वो 1266 में बैठा था, लेकिन जब उससे पहले वाला शासक था जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, नसीरुद्दीन महमूद, जब उसका शासनकाल था तब भी ही वॉज वेरी पावरफुल, मतलब बलबन वॉज वेरी पावरफुल। और जैसा कि हमने देखा नसीरुद्दीन महमूद जो था वो सिर्फ एक पपेट था और पावर जो थी वो दूसरे नोबल्स के हाथ में थी। तो बलबन वॉज वन ऑफ देम और उसने काफ़ी इन्फ्लुएंस क्रिएट किया था अपना पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसने सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाई थी जो कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, मतलब जो भी रिबेलियस हो, कोई भी अगर उनके अगेंस्ट जाए तो उनसे निपटने के लिए उसने बनाई थी। और दूसरा, उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत को सबसे ज़्यादा खतरा जो था वो मंगोल से था। तो उनसे निपटने के लिए उसने सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी और उसने बहुत सारे स्पाइस, मतलब बहुत सारे जासूसों को अपॉइंट किया था जिससे उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि अगर उसके अगेंस्ट कुछ हो रहा है, उसके फेवर में कुछ हो रहा है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन वो स्पाइस उसको ला के देते थे।
Balban introduced the practice of Sizda, the practice of bowing down and saluting, and Paibos or Zaminbos, kissing the feet against the wishes of nobles. He also introduced a strict code of conduct for nobles and even banned them from attending parties or drinking wine. His successors were weak rulers, and in 1290 the Khalji nobles took Delhi under their rules. तो घियासुद्दीन बलबल जो था उसने कुछ प्रैक्टिसेस स्टार्ट की, उसमें से एक था सिजदा. सिजदा मतलब जैसे आपने देखा होगा मुस्लिम कल्चर में वो झुक के ऐसे सलाम करते हैं, तो वो झुक के सलाम करने का जो प्रोसीजर होता है उसको बोला जाता है सजदा करना. और दूसरा उसने एक प्रैक्टिस स्टार्ट की थी जिसको बोला जाता था पायबोस या ज़मीन बोस. उसका मतलब होता था कि जो भी रूलर है तो और जितने भी कोर्टियर्स हैं वो जब आएंगे तो पहले वो रूलर के आगे सजदा करेंगे, दैट इज़ वो झुक के सलाम करेंगे, और फिर उसके बाद वो ज़मीन बोस करेंगे, दैट इज़ वो जो रूलर है उसके पैरों को किस करेंगे. तो उस टाइम के जितने भी नॉबल्स थे, जितने इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उनको ये दोनों चीज़ें जो हैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उनके अगेंस्ट जाकर फिर भी उसने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी. और उसने एक और चीज़ करी थी कि जो भी नॉबल्स थे उनके ऊपर ना उसने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे. इवन यहाँ तक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि वो बहुत ज़्यादा पार्टीज़ अटेंड नहीं कर सकते और वो कभी भी वाइन नहीं पी सकते. फिर 1286 में जब बलबन की डेथ हो गई तो उसके बाद जो रूलर्स हैं तो वो बहुत वीक रूलर्स थे, वो पूरे शासन को संभाल ही नहीं पाए. तो 1290 में, दैट इज़ 4 साल के बाद, घियासुद्दीन की डेथ के 4 साल के बाद जो खलजी डायनेस्टी थी उन्होंने दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ से उनका शासन स्टार्ट हुआ. This was the part 1 of the chapter The Sultanate Period. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below, and do check the description box for the links to other chapters and other parts of this chapter. Thank you everyone.